हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के विभिन्न सिद्धांत एवं पीएच से संबंधित आंकित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, अम्ल क्षार के विभिन्न सिद्धांत, ये रहेगा पार्ट 1 में। ठीक है, फिर जब ये पूरा थ्योरी या फिर ये पूरा सिद्धांत क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न करेंगे, इसको करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सबसे पहले आंकिक प्रश्न बनाने से पहले ये थ्योरी क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसको पार्ट 1 में करेंगे और इसको पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 में। आज का वीडियो पार्ट 1 के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इतना को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अम्ल क्षार क्या है, आज पूरा थ्योरी में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में अम्ल क्या है, क्षार क्या है, इसको समझाने के लिए क्या किया गया था, स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर क्या हो गया, वे पदार्थ जो खट्टा हो, खट्टा हो क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, और वे पदार्थ जो तीखा हो क्या कहलाते थे, उस टाइम क्या कहलाते थे, क्षार। पहला चीज तो हर किसी को आदमी चख के थोड़ी देखेगा, है ना। साइनाइड क्या है, जहर है। साइनाइड को अगर वो अम्ल है कि क्षार है, चखने टेस्ट करने के लिए अगर वो चख लिया तो वैसे ही मर जाएगा, है ना। तो इसको मतलब ये एकदम फोकट वाला सवाल था। उसके बाद क्या किया गया, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्या किया गया, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को लाल कर दे, क्या कहलाए, अम्ल कहलाए, है ना। और वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर दे क्या कहलाए, क्षार कहलाए। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखोगे, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड, एसिड क्या है, खतरनाक होता है ना। तो जो चीज लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल कर दे, वो क्या का इंडिकेशन कर रहा है, खतरा का। खतरा मतलब अम्ल। और ये अगर पता है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या कर देना, इसको कर देना, तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा गया, अभिक्रिया के आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर जो पदार्थ धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करे, मतलब हाइड्रोजन का गैस मुक्त करेगा, है ना, H2 मुक्त करे, क्या कहलाएगा, अम्ल। ठीक है, और दूसरा चीज, जो पदार्थ अम्ल को उदासीन कर दे, उदासीन कर दे, वो क्या कहलाएगा, क्षार। मतलब मुझे पता चल गया कि कोई क्या है, अम्ल, और उसके साथ किसी पदार्थ को मैं रिएक्शन करवाता हूँ, अभिक्रिया करवाता हूँ, और उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, उदासीन कर दे, तो क्या कहलाता था, क्षार कहलाता था। ये पहले जमाने में, प्राचीन समय में ऐसा थ्योरी चलते रहता था। कब तक, जब तक आर्नियस नहीं आए, है ना। आर्नियस ने क्या किया,
94 या फिर 54 ऐसा कुछ है, उसमें उन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया किसको पहचानने के लिए, अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए, जिससे बहुत सारे अम्ल और क्षार क्लियर हो गए कि ये चीज़ अम्ल है, ये चीज़ क्षार है। तो वो आहार्नियस क्या सिद्धांत दिए थे उसको देखते हैं। ठीक है, देखो किसी भी अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए आपको 3 थ्योरी पता होना चाहिए। आहार्नियस का सिद्धांत पता होना चाहिए, ब्रांस्टेड-लॉरी का सिद्धांत पता होना चाहिए और लुईस का सिद्धांत पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा, उसके बाद आप क्या बता सकते हो, हर चीज़ में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल है, कौन सा बेस है, ये बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर और डिटेल से पढ़ना है तो एक इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, अगर ये चीज़ भी पता है ना, प्रेरणिक प्रभाव ये 11th क्लास में है, अगर वो भी क्लियर होता है तो हर एक चीज़ को बता सकते हो कि वो एसिड है कि बेस है करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो सिलेबस में है ACF के उसी में देखते हैं। हालांकि प्रेरणिक प्रभाव से भी क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको भी पढ़ लेंगे। चलो इसको मिटा रहा हूँ अब मैं। आहार्नियस का सिद्धांत, हेडिंग डालो आहार्नियस का सिद्धांत। आहार्नियस का सिद्धांत, इन्होंने क्या बोला, अम्ल को सीधा सीधा बोला। अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन में H+, इसको बोला जाता है प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन, कुछ भी बोल सकते हो, H+ आयन देता है, वो क्या कहलाया, अम्ल कहलाया। ठीक है, और क्षार क्या कहलाएंगे बोला, वो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन क्या दे, OH-, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल, लिख दे रहा हूं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, उसको क्या बोला गया, क्षार। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनियम भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको H+ को ये भी बोला जाता है H3O+, ऐसा करते हैं। तो ये दोनों क्या चीज़ है इसको भी बताऊंगा मैं। पहले यहाँ पर इतना ही ध्यान दो कि जो H+ दे उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, और जो OH हाइड्रोक्सिल आयन दे उसके क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अब देखो H+, अगर कोई विलयन, जलीय विलयन में H+ देता है तो वो क्या करेगा, जैसे HCl है, इसको मैं H2O के साथ जलीय विलयन बनाना है मुझे, अम्ल का जलीय विलयन, तो वो क्या करेगा, ये H+ आयन और Cl- में टूटेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, जिसको अभी लुईस के सिद्धांत में पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल अभी यहीं पर देख लो, ये क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, H+ मतलब इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो ये इसको क्या चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए एक अपना इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसके पास खुद रहे, और बंध बनाने के लिए क्या चाहिए, ये जिससे बंध बना रहा है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो देखो इसके पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देता है, इसको दे देता है, और क्या बन जाता है, H3O। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन युग्म था वो ये यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, इसलिए क्या घाटा हो गया इसको, इसलिए इसमें प्लस साइन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए H+ लिखो चाहे ये लिखो, दोनों क्या इंडिकेट करता है कि H+ आयन रिलीज हुआ है, H+ आयन टूट मिला है अपने को, ऐसा इंडिकेट होता है। तो दोनों चीज सेम है, क्लियर। चलो, इसको बोला जाता है हाइड्रोजनियम आयन, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजनियम आयन, हाइड्रोजनियम आयन, ऐसा करते हैं।
और अगर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुआ हो तो देख लेना, ऐसा लगभग बोला जाता है। तो कहीं पर ये लिखा है या फिर ये लिखा है, दोनों सेम चीज है, इसको याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास जब एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ H+, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। अब जब लॉस हो गया तो हाइड्रोजन के पास क्या बचा, एक प्रोटॉन ही बचा, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1 था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को कोई ले लिया या फिर लॉस हो गया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास 0, लेकिन प्रोटॉन अभी भी क्या है इसके पास 1, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन भी बोला जाता है। H+ को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। इसके अंदर इसमें अगर ये किसी के पास जाता है तो उसको क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो किसी को बॉन्ड बनाने, अगर ये हाइड्रोजन किसी के साथ बॉन्ड बनाता, बॉन्ड बनाता, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, और वो क्या करता है, जैसे क्लोरीन है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रहता, दोनों क्या करते, अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके क्या बनाते, बॉन्ड बनाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इस वाले के पास, तो इसको क्या चाहिए, बॉन्ड बनाने के लिए अपने पास भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा उसके पास भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है, कहाँ गया, H2O में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है ये क्या करता है, हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब ये H+ से क्या में कन्वर्ट हो गया, H में हो गया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉन से क्या बॉन्ड बना लेता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाएंगे, H3O प्लस क्यों इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, इसलिए इसमें क्या शो कर देते हैं, प्लस शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत लोगों का क्लियर नहीं रहता, इसको ध्यान से समझ जाना, और अगर नहीं समझ में आएगा तो स्किप करना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से पढ़ना चालू करना, ठीक है। चलो अब बात ये आई कि जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, है ना, जब ये इन्होंने सिद्धांत दिया था तो क्या सीमाएं आ गई, है ना। तो देखो ध्यान से, सीमाएं में क्या दिख रहा है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या बोल दिया था, जली विलयन, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसको मैं सॉल्यूशन में नहीं बना पाऊंगा, जली विलयन नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि वो अम्ल है कि क्षार है, क्योंकि ये जो सिद्धांत दिए हैं वो किसके लिए है, जली विलयन के लिए, ठीक है ना, जली विलयन के लिए दिए। पहले तो इसको लिख दे रहा हूँ, सीमाएं क्या हो गया, यह केवल जली विलयन के लिए था, जली विलयन के लिए था, ठीक है। दूसरा चीज ये क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ ऐसे यौगिकों के या फिर ऐसे अणु के बारे में बताया जिसके ऊपर कोई प्लस चार्ज या फिर कोई माइनस चार्ज ना हो। मतलब ये थ्योरी, यह सिद्धांत, यह आयन के अम्लीय या क्षारीय व्यवहार को नहीं बता पाया, को नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये दो मेजर इसके लिमिटेशन थे। ये क्या हुआ, ये सिर्फ ऐसे पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय को बता पाता था जिसको अपन क्या करें, पहले जल में घोलेंगे, अगर वो जल में घोलते हैं तब वो अगर H+ आयन देता है तो वो क्या है, अम्ल है, और अगर OH- आयन देता है तो वो क्या है, क्षार है। दूसरा चीज ये केवल किसके बताता था, पदार्थ मतलब यौगिक, उन लोग के बारे में बताता था, ठीक है। आयंस के बारे में, आयंस भी होते हैं अम्लीय और क्षारीय, तो आयंस कैसे अम्लीय और क्षारीय होंगे, इस सिद्धांत से अपन नहीं समझ सकते उस चीज को, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। थर्ड लिमिटेशन में देख लो, यह सिद्धांत
केवल H एवं OH रखने वाले यौगिकों या फिर पदार्थ बोल सकते हैं इसको, यौगिकों के अम्ल या क्षार होने को बता सकता है। ठीक है, तो 3 लिमिटेशन आ गए किसके, इसके आर्नियस के। ये जली विलयन है ना, ये ला है ला, जली विलयन। तो ये केवल क्या बता सकता है, ऐसे पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने को बता सकता है जिनके पास, जिनके यौगिक में क्या हो, हाइड्रोजन हो या फिर OH हो, है ना। जैसे BF3, ये क्या था, BF3, जैसे BF3 है, अब इसमें ना तो ये है ना ही ये है, तो ये इसको मैं कैसे अम्ल है कि क्षार है कैसे बताऊंगा, वो नहीं बता सकता। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ना हाइड्रोजन है ना OH है, तो मैं इसको नहीं बता सकता, है ना। तो ये भी, ये एसिड और बेस कैसे हैं, इसको ये सिद्धांत नहीं बता सकता। क्लियर, तो ये तीनों क्लियर होने चाहिए। तो ये इनिशियल था, 1894 में आया था, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये क्या बता, इसमें कुछ इतने सारे लिमिटेशन हो गए जिसके कारण क्या हो गया, दूसरा सिद्धांत आया। और दूसरा सिद्धांत क्या था, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत है। 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। ब्रांस्टेड और लॉरी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मिलकर सिद्धांत दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये क्लियर है। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट में क्या आ गया, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत। ब्रांस्टेड कैसे, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत, ऐसा करते, ठीक है। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी क्षार, संयुग्मी बेस, संयुग्मी अम्ल, ये इन्हीं की देन है ना। ये क्या है, इन्हीं के देन है। इसको ध्यान से सुनना देखना, लेकिन समझ में आना चाहिए। अब इनके अनुसार क्या हो गया, अम्ल, अम्ल क्या हो गया, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, क्या कहलाए, अम्ल कहलाए, है ना। वे पदार्थ जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन मतलब मैं बता चुका हूं, ऐसा जो इलेक्ट्रॉन ना रहे उसके अंदर, सिर्फ और क्या रहे, प्रोटॉन रहे। एग्जाम्पल H+। तो देखो, अब कुछ लोग ये मत सोचना कि आर्नियस भी तो यही बता रहा था और ये भी है। आर्नियस क्या बता रहा था, जली विलयन में अगर H+ आयन देता है तो क्या रहेगा, वो अम्ल है बोला था। लेकिन इन्होंने क्या बताया, ब्रांस्टेड लॉरी में अम्ल क्या है, जो प्रोटॉन दे, मतलब H+ आयन दे, चाहे वो किसी भी कंडीशन पर रहे, ठीक है। उसके बाद क्षार, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करें, वो क्या है, क्षार, ठीक है। ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन देगा अम्ल, और ये क्या, ये क्षार क्या करेगा, प्रोटॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पर आर्नियस में क्या था, OH- आयन देगा तो वो क्षार था, लेकिन इसमें क्या है, जो प्रोटॉन ग्रहण करे वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटॉन ग्राही भी बोला जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लो, इसको मिटा रहा हूँ या फिर नीचे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। HCl plus H2O, HCl plus H2O में क्या हो जाएगा, Cl-। अब देखो
ये H प्लस टूटा, ये H प्लस कहाँ जाके ऐड हो गया, H2O में। इसमें बता चुका हूँ, इससे प्रीवियस वाले में पहले ही बता चुका हूँ। ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा, इसमें, तो क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से H टूटा है तो क्लोरीन बचा हुआ है, लेकिन कौन सा वाला, ऋण आयन वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन आयन बोलेंगे। तो क्लोरीन आयन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अम्ल। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, H प्लस दिया, ठीक है। अब देखो, ये जो H2O था वो इसके H प्लस को लिया ना, मतलब प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसलिए ये क्या कहला गया, क्षार कहला गया। क्यों, क्योंकि ये H प्लस ग्रहण किया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछेगा कि ब्रांस्टीड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार H2O क्या है, तो क्या बोल सकते हो, क्षार है। अभी और कंडीशन देखेंगे, उसमें क्या है, ये अम्ल भी बन जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, उभय प्रोटिक बोला जाता है। उभय H2O क्या है, सॉल्यूशन में विलायक का काम करता है, विलयन में विलायक का काम करता है, और विलायक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, इसलिए H2O को क्या बोलते हैं, उभय प्रोटिक विलायक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट रिएक्शन में देखो, अगर मैं इसको ऐसा लूँ, NH3 है ना, प्लस H2O, तो अब देखो ये क्या है, क्षार, ठीक है, ये क्या है, क्षार। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन ले लेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस आयन। देखो हुआ क्या, ये जो NH3 था वो क्या किया, यहाँ से H प्लस आयन लेकर क्या बना लिया, NH4 प्लस बना लिया, ठीक है। तो देखो, जो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार। तो इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये क्षार हो गया। क्यों, क्योंकि H प्लस ग्रहण किया है, ग्रहण किया है। अब इसमें देखो, इसको ये जो H प्लस आयन दिया कौन है, H2O दिया है, H प्लस आयन दिया कौन है, H2O दिया है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अम्ल, क्योंकि वो जो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा अम्ल। क्यों, क्योंकि ये H प्लस प्रदान किया है, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था, ब्रांस्टीड-लॉरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, H2O क्षार भी है और अम्ल भी है, क्षार भी है और अम्ल भी है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उभय प्रोटिक बोला जाता है, उभय प्रोटिक सॉल्यूशन, उभय प्रोटिक विलायक बोला जाता है, सॉल्वेंट, क्लियर। तो अब ये एक बार क्षार के टाइप से और एक बार अम्ल के टाइप से क्यों बिहेव किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो H2O है, ये जो पानी है H2O है, वो प्रबल अम्ल के साथ क्षार के भांति व्यवहार करेगा और प्रबल क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। इसको कहीं पर लिख लिए रहो, है ना, कभी सेंटेंस को चेक करने के लिए आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, ऐसा। तो क्या बोले, क्या मैं बोला, H2O प्रबल अम्ल के साथ क्षार की भांति व्यवहार करेगा और प्रबल क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, कौन, H2O, ठीक है। अब देखो NH3, यहाँ पर H प्लस को लिया कैसे, तो वही चीज फिर से, NH3 के पास क्या रहता है, NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, क्या रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये, ठीक है। NH3 के पास क्या रहता है, लोन पेयर। अब इस यहाँ पर से जो H प्लस आयन टूटा है ना, ये जो H2O है वो H प्लस और वो H माइनस में टूटेगा, इसको तो बचपन से जान रहे अपन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, ना खुद के पास इलेक्ट्रॉन था, ना किसी के पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन था। तो ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, NH3 हो गया, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ ये वाला, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसका दिया हुआ, तो ये लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेते, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं।
ठीक है, सहसंयोजक क्या हो गया, बंध बना लेंगे इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, तो क्या बन जाएगा NH, कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब बात वही आ गया कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म था उसको कौन ग्रहण कर लिया है, हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया है, इसलिए उसको क्या हो गया, प्लस चार्ज लगा दें। क्योंकि अपने को पता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन का हानि होता है, किसी का इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होता है तो उसमें कौन सा चार्ज लगाते हैं, प्लस चार्ज लगाते हैं करके, इसलिए ऐसा होता है। तो अगर किसी को लोन पेयर नहीं पता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ, मिटा। अच्छा एक चीज और, अगर कोई यौगिक किसी को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है ना, पूरी तरीके से देता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, और अगर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। इसको याद रखना। मैं क्या बोला, अगर ये NH3 अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता, दोनों, एक भी अपने पास नहीं रखता, तो कौन सा बॉन्ड बनता, उपसहसंयोजन बॉन्ड बनता। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है जिसको। लेकिन ये क्या किया, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखकर बॉन्ड बनाया है। ठीक है, दूसरा अपने पास रखकर क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है, इसलिए क्या बनाया है, सहसंयोजक बॉन्ड बनेगा। क्लियर, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन रहता है। चलो मिटा रहा हूं इसको मैं। अब देखो इस सिद्धांत की विशेषताएं, इस सिद्धांत की क्या हो गई, कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, संयुग्मी अम्ल क्या होता है बताया, एवं क्षार को बताया। इसको अभी पढ़ेंगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुग्मी अम्ल और क्षार। दूसरा, अम्ल में या क्षार में प्रबलता को बताया। प्रबलता मतलब इंटेंसिटी, मतलब कौन, दो अम्ल है अपने पास, तो उन दोनों अम्ल में कौन सा अम्ल क्या है, ज्यादा अम्लीय है। इस चीज को कौन बताया, ब्रांस्टेन-ग्लोरी ने बताया। ऐसा करके, ठीक है। तो संयुग्मी अम्ल में संयुग्मी क्षार को बताया, और अम्ल में या फिर क्षार में क्या होता है उसको बताया। ठीक है, क्लियर। तो एक एक करके बात करते हैं, इसको बात करेंगे या संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है, और अम्ल एवं क्षार में उनका इंटेंसिटी, उनकी प्रबलता को कैसे अपन चेक कर सकते हैं उसको बताया। मिटा रहे इसको। देखो HCl था, है ना, उसको मैं H2O में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, H3O प्लस Cl माइनस। तो देखो एक चीज गौर करो, अगर ये अम्ल है, अब ये क्यों अम्ल है उसको मैं बता चुका हूँ, H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, ये क्षार है, क्यों क्षार है इसको भी बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये अम्ल है और इसमें और इस वाले में कितने का अंतर है, सिर्फ एक H प्लस आयन का अंतर है। देखो अगर मैं Cl माइनस में क्या देखता हूँ, Cl माइनस को कहीं से H प्लस आयन मिल जाएगा, अगर Cl माइनस को H प्लस आयन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वापस एक तो कंपाउंड बना लेगा ना, HCl बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ना कि ये अभी HCl। अगर Cl माइनस को H प्लस आयन मिलता है तो ये HCl बना लेगा, मतलब अगर ये H प्लस आयन ग्रहण करता है तब HCl बनाएगा। और अपने को पता है, आ गया, जो H प्लस आयन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो एक प्रकार से ये क्या है, क्षार। ठीक है, एक प्रकार से क्या है, ये एक
क्षार है, ठीक है। अब देखो अगर ये क्षार था तो क्या हो गया, ये H3O प्लस बना है, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर है, वो क्या चाहता है कि कोई उसका इलेक्ट्रॉन को उससे ले ले और वापस उसको H2O बना दे। तो उसको छोड़ो, अभी इसमें मतलब है ना, इसको नहीं बताता हूँ और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको देखते हैं HCl और Cl माइनस। तो अगर ये अम्ल है तो ये क्या है, क्षार। तो यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि HCl का जो कि एक अम्ल है संयुग्मी क्षार Cl माइनस है, ऐसा करके बोल सकते हैं, ठीक है। HCl का संयुग्मी क्षार Cl माइनस है। तो इसमें क्या याद रखोगे, जो भी तुम्हारा संयुग्मी अम्ल और क्षार रहेगा, अगर अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्या रहेगा, हमेशा क्षार रहेगा, और अगर क्षार है तो उसका संयुग्मी क्या रहेगा, हमेशा अम्ल रहेगा। तो उस अम्ल और उस संयुग्मी क्षार के बीच हमेशा किसका अंतर रहेगा, केवल एक H+ आयन का अंतर रहेगा, ऐसा करना। इस चीज को एकदम माइंड में बैठा लो, तभी अपन संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल क्या होता है उसको बता पाएंगे किसी का। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि इस कंपाउंड इस यौगिक का संयुग्मी अम्ल या फिर संयुग्मी क्षार कौन सा है, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज याद रखो, क्या, केवल एक H+ आयन का अंतर रहता है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार में। जैसे ये अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार क्या रहेगा, ये, और देखो इन दोनों में सिर्फ H+ आयन का अंतर है ना। अब अगर बात करता हूं NH3 जो कि एक क्षार है, वो H2O के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेगा, NH4+, ठीक है, और OH-। तो देखो अगर ये क्षार है, और क्यों क्षार है बता चुका हूं मैं, ठीक। तो ये क्या किया है, अपना प्रोटॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना लिया है, H+ को इसमें ले लिया है ना। तो अगर ये क्षार है तो ये क्या हो गया, इसका संयुग्मी अम्ल हो गया। पहले ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। संयुग्मी अम्ल कौन सा, ये अब ये अम्ल हो गया तो जाहिर सी बात है अम्ल का क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है, H+ आयन डोनेट करना। तो देखो अगर ये एक हाइड्रोजन आयन जोड़कर NH4+ बना है तो ये कभी ना कभी क्या करेगा, तोड़ेगा भी, और H+ आयन डोनेट भी कर सकता है। तो अगर ये H+ आयन डोनेट करेगा कभी ना कभी तो करेगा ही, तो ये क्या हो गया, अम्ल कहला जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या सीखो कि किसी अम्ल का जो भी संयुग्मी रहेगा वो हमेशा क्षार रहेगा, और किसी क्षार का संयुग्मी हमेशा क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या जानते हैं कि अम्ल और उसके संयुग्मी क्षार, और या फिर क्षार और उसका संयुग्मी अम्ल, उन दोनों में क्या रहेगा, केवल H+ आयन का अंतर रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, NH3 है और यहाँ पर क्या है, NH4 है। तो इन दोनों में किसका अंतर है, H+ का अंतर है, ठीक है। ये दोनों माइंड में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा चीज नोट कर लो, ये दोनों बैठा, अब याद रखो संयुग्मी अम्ल या क्षार हमेशा, संयुग्मी अम्ल या क्षार हमेशा एक तुलनात्मक यौगिक होता है या आयन होता है, आयन होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब मैं पहले ऐसा नहीं लिख सकता कि ये संयुग्मी अम्ल है तो इसका क्षार कौन सा है, ऐसा नहीं बोल सकता। पहले क्षार आएगा और उसके बाद उसका संयुग्मी अम्ल आएगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कोई अम्ल रहेगा और उसका संयुग्मी क्षार आएगा,
ठीक है, मैं पहले से संयुग्मी क्षार लिख दूंगा और इसका अब संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, है ना। इसको माइंड में रखना, ये क्या है, तुलनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट संयुग्मी अम्ल क्या रहेगा, नेगेटिव, ऋणात्मक रहता है। सॉरी, संयुग्मी क्षार क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है आयंस के फॉर्म में, और संयुग्मी अम्ल क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, ये उनकी पहचान है। अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो उसको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं है तो ये थोड़ी बहुत अगर याद है तो आप रख सकते हो। तो देखो, इसको याद करने का कैसा तरीका करोगे, HCl ये अम्ल होता है, अपन तो सब जानते हैं HCl अम्ल होता है बोल के। तो HCl में क्या करो, एक H+ आयन, क्योंकि अम्ल है तो प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, दान करेगा, तो क्या बनेगा, H+ से Cl- बनेगा। तो देखो ये क्षार कहलाएगा और ये अम्ल है, तो ये क्या है, Cl, संयुग्मी क्षार है। क्या है, संयुग्मी क्षार। तो अपने को माइंड में बैठ गया कि जो भी अम्ल होता है उसका संयुग्मी क्षार क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है करके। ठीक है, संयुग्मी क्षार क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। अब एक क्या याद रखो, NH3, है ना, क्या याद रखो, NH3 याद रखो। NH3 क्या है, अपना क्या बोलते हैं, क्षार है वो। तो जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर NH3 जो कि एक क्षार है, वो क्या करता है, H2O से रिएक्शन करके NH4 बना लेता है। तो देखो ये क्षार क्यों था, क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा था, तो प्रोटॉन दिया तो लिया कौन, NH4+ लिया। ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव में है इसलिए क्या है, अम्ल। कौन सा, संयुग्मी अम्ल। क्या है, संयुग्मी अम्ल। और कैसे याद रखोगे, इनके और इनके बीच में किसका अंतर है, H+ आयन का अंतर है, इसलिए है करके। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना इसको, क्लियर। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो यहाँ पर संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ पदार्थ अम्ल एवं क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, जो H2O है वो विलायक था, है ना, जो H2O था वो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते, लेकिन वो क्या था, विलायक था। और मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, पदार्थ की बात कर रहा हूँ। जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। उभयधर्मी, ये ACF में आया हुआ था, है ना, उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, इसको याद रखना, Al2O3 एवं जिंक ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल है। ये दोनों क्या करते हैं, बेस के साथ, क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे और अम्ल के साथ क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो कभी आ गया क्वेश्चन तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। उभयधर्मी बोला जाता है, और वो क्या था, उभय प्रोटिक था। जो H2O था उसको क्या बोला जाता था, उभय प्रोटिक, विलायक। और ये क्या है, उभयधर्मी पदार्थ। दोनों में अंतर है। हाँ, चलो मिटा रहा इसको। ठीक है, अब जब संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार होता क्या है, वो जब क्लियर हो जाएगा तब इसको पढ़ते हैं। किसी अम्ल का, किसी प्रबल अम्ल का, प्रबल
अम्ल का, जाहिर सी बात अब मैं सीख गया हूं कि अम्ल है तो उसका संयुग्मी जो रहेगा वो क्या बनेगा, क्षार बनेगा। तो किसी प्रबल अम्ल का संयुग्मी दुर्बल क्षार बनाता है। ठीक है, बनाता है, लिखिए उसको, बनाता है। और किसी दुर्बल अम्ल का संयुग्मी प्रबल क्षार बनाता है। ये था बात किसका, अम्ल के बारे में। अब इसको रिपीट करेंगे किसमें, क्षार में। तो क्या लिख सकता हूं, ये किसका था, अम्ल का था, और ये किसका है, क्षार का। क्या लिख सकता हूं, किसी प्रबल क्षार का संयुग्मी दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, और दूसरा इसका उल्टा, जस्ट किसी दुर्बल क्षार का संयुग्मी प्रबल अम्ल होता है। ठीक, इन दोनों को लिख लो। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या आया, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। तो अब ये दुर्बल और प्रबल होता क्या है उसको देखेंगे, तब तो ये समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे ये प्रबल दुर्बल समझ में आ जाएगा, उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये ब्रांस्टेल-लॉरी ने क्या बताया, किसी पदार्थ का मतलब अम्ल, अम्ल में कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है उसको बताया था। तो वो भी अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन आगे बनाते हैं। चलो मिटा रहा हूँ इसको मैं, इसको हो गया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लेना रहेगा तो। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल होता क्या है, जो पदार्थ, जो अम्ल जितना आसानी से H+ आयन मुक्त कर देगा वो उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, ऐसा कर। और क्षार, प्रबल क्षार क्या को बोलूंगा, प्रबल क्षार क्या को बोलूंगा, जो क्षार जितना आसानी से H+ ग्रहण कर लेगा, वो उतना ही प्रबल क्या है, क्षार है। इस चीज को पूरा माइंड में बैठा लो, क्योंकि अब बात किसका आया है, आसानी का आया है और कठिनाई का आया है, ये चीज है। तो अब अपने को ये देखना पड़ेगा कि किसी यौगिक में वो आसानी से H+ आयन कैसे देगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर बात करता है, कारक के ऊपर डिपेंड करता है इसकी कि वो H+ आयन देगा कैसे। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको बताता हूँ। HF और HCl, HF और HCl में क्या है, HCl अधिक अम्लीय। क्यों, क्योंकि देखो HF में इन दोनों के बीच क्या रहता है, बॉन्ड थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या रहता है, बॉन्ड बड़ा रहता है। तो आसानी से टूटकर ये आसानी से टूट जाएगा, जिसका जितना लंबा बंध वो उतना ही जल्दी टूट जाता है।
तो क्या रहेगा, आसानी से टूट कर क्या दे देगा, H प्लस आयन दे देगा। और ये इन दोनों के बीच क्या था, बॉन्ड छोटा था, तो उसके प्रोटॉन आपस में मतलब स्ट्रांगली बंधे थे वो, तो क्या हो गया, H प्लस आयन जल्दी से नहीं दे पाया, इसलिए क्या है, अधिक अम्लीय है, इसलिए HCl क्या है, अधिक अम्लीय है। तो ये बॉन्ड बंध की लंबाई, ये सबको देखकर ही बताया जा सकता है कि कौन आसानी से H प्लस आयन दे रहा है, कौन आसानी से नहीं दे रहेगा। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर। तो अब इसको अपन समझेंगे कैसे, उसको बता दो, मिटा रहे हैं इसको मैं। देखो अगर मैं क्या लिख रहा हूं, HCl लिखता हूं, HCl प्लस H2O ऐसा करके, तो ये क्या बना लेगा, H3O प्लस Cl माइनस। ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। ठीक है, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अब देखो इस प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार कौन सा है, Cl माइनस, संयुग्मी क्षार है ये, ऐसा करके। क्यों, क्योंकि ये प्रबल अम्ल क्यों कहलाया, क्योंकि आसानी से H प्लस आयन दे दिया। और ये संयुग्मी क्षार क्यों कहलाया, क्योंकि अगर ये देखो इसके पास माइनस है, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, मतलब H प्लस आयन ले लेगा, आसानी से तो नहीं, H प्लस आयन ले लेगा, और कभी न कभी तो उस H प्लस आयन को अपने में ऐड करे, तो जो ऐड करता है अपने में H प्लस आयन को ग्रहण करता है, उसी को क्षार बोलते हैं। तो ये चीज क्लियर कि ये अम्ल है और ये क्षार है। ठीक है, अब देखो प्रबल और दुर्बल होता क्या है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा दुर्बल रहेगा। अब मैं कैसे बता सकता हूँ ये दुर्बल है करके, देखो अगर मैं इसको HCl को तोड़ रहा हूँ, अगर मैं HCl को तोड़ रहा हूँ, तो ये प्रबल अम्ल है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, H प्लस आयन तोड़ रहा है। ठीक है, H प्लस आयन क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी तोड़ रहा है। अब देखो अगर ये क्षार है तो ये क्या करेगा, इस H प्लस आयन को वापस भी तो ले सकता है, लेकिन ये लेगा क्या, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी तोड़ रहा है, बहुत सारे टूट रहे हैं। तो इसके कंपेयर में ये जो Cl माइनस है वो H प्लस को क्या करेगा, एकदम स्लो में लेगा, क्योंकि अगर ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये तो छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, ये अगर जल्दी जल्दी H प्लस आयन तोड़ दे रहा है तो इसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है उस H प्लस आयन को अपने में वापस जोड़कर HCl बनाने का। तो ये क्या रहेगा, लेगा, कभी ना कभी H प्लस आयन को लेगा अपने में और क्षार बनाएगा, लेकिन तुरंत नहीं बना पा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल क्षार बोला जाता है। ठीक है, तो माइंड में क्लियर कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी हमेशा क्या रहेगा, क्षार, क्योंकि इसके कंपेयर में इसका प्रोसीजर ज्यादा हो रहा है, ये H प्लस आयन जल्दी जल्दी तोड़ दे रहा है। तो H प्लस आयन जल्दी जल्दी तोड़ रहा है, तो ये क्या Cl माइनस H प्लस आयन को ले पाएगा क्या, और वापस HCl को बनाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। तो ये जल्दी तोड़ दे रहा है इसलिए प्रबल अम्ल, और ये Cl माइनस H प्लस आयन को नहीं ले पा रहा है, इसलिए दुर्बल क्षार कहलाएगा। क्लियर। अब इसमें आते हैं, NH3H2O के साथ रिएक्शन कर ले रहा है और क्या बना रहा है, NH4 प्लस और OH माइनस, ऐसा कर। तो अब देखो अगर ये क्या है, प्रबल अम्ल है, अगर ये क्या है, प्रबल क्षार है, सॉरी है हम लोग बोल जा रहे हैं, प्रबल क्षार है। देखो ये क्या है, इसका संयुग्मी अम्ल। ठीक है, संयुग्मी क्या है, अम्ल है। देखो NH3 क्या कर रहा है, NH3 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ले लेकर H प्लस को ग्रहण कर करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर करके क्या बना रहा है, संयुग्मी अम्ल बना रहा है। तो ये जितना जल्दी, जितना आसानी से H प्लस आयन को ग्रहण करेगा, तभी तो ये क्या कहला रहा है, प्रबल क्षार कहला रहा है। ठीक है, आसानी से ये ग्रहण कर लेना है। अब देखो संयुग्मी अम्ल, अगर ये अम्ल है तो ये क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को H प्लस आयन को तोड़कर वापस क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। लेकिन अगर ये प्रबल है तो ये क्या हो पाएगा, क्या ये जो H, ये क्या कर रहा है, तुरंत H प्लस आयन को ग्रहण कर करके क्या बना रहा है, NH4 प्लस को बना ले रहा है।
ठीक है। तो जब बहुत सारा NH4+ बन रहा है और ये अम्ल है, तो अम्ल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, H+ आयन को त्यागना। तो ये क्या त्याग पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी बहुत सारा H+ आयन को लेकर ये बना ले रहा है, और ये जब तक त्यागेगा नहीं आसानी से, तो इसको मैं क्या नहीं बोल सकता कि ये प्रबल अम्ल है, बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसके कंपेयर में इसका जो संयुग्मी है वो अम्ल है, लेकिन क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। क्या है, दुर्बल है। ऐसा क्लियर, इस चीज को माइंड में पूरा बैठा लो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ब्रांचियोलॉजी का संयुग्मी क्षार अम्ल, और प्रबल दुर्बल क्यों होता है ऐसा करके। ठीक है, डिपेंड करता है ना। जैसे ये प्रबल है, जब एक तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ कि ये प्रबल है, मतलब क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी H+ आयन ले रहा है। तो भाई जब ये H+ आयन ले रहा है और ये बना रहा है, तो ये वापस टूट कर ये बनाएगा क्या। तो जब ये प्रबल है तो अपने आप क्या हो गया, ये दुर्बल हो गया। ठीक, और अगर ये H+ आयन क्या बोलते हैं, H+ आयन डोनेट करता है, तब ये अम्ल कहलाएगा। और ये कभी ना कभी करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ये है, इस फॉर्म में है, तो वापस इस फॉर्म में तो आएगा, इसलिए ये क्या है, अम्ल है। लेकिन जल्दी से नहीं आ पा रहा है, इसलिए क्या है, दुर्बल अम्ल है। क्लियर, चलो अब इसको मिटा रहा हूं, अब इसका उल्टा में चलते हैं। अगर ये CH3 COOH ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H3O+ और CH3COO-। अगर देखो, अगर ये दुर्बल अम्ल है तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार हो गया। ठीक है, और अगर मैं क्या ले रहा हूं, क्या लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NH3 चल रहे थे ना, चलो इसी को ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ। हाँ ये अच्छा है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार H2O के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेता है, NH4+, और ये क्या है, OH- है, ऐसे करता है। ठीक है, देखो कहाँ है, हाँ यहाँ पर देखो CH3COOH+ H2O है। तो देखो ये क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, मतलब ये क्या चाहता है, H+ आयन में टूटना नहीं चाहता है, H+ आयन में टूटना नहीं चाहता, इसलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, दुर्बल अम्ल बोल रहे हैं। तो अगर ये गलती से कभी टूट जाएगा, अगर गलती से कभी टूट जाएगा, तो ये क्या करेगा, तुरंत H+ आयन को वापस लेकर क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखो दुर्बल अम्ल है, ये टूटना नहीं चाहता है। अब क्या करेगा, ये CH3COH, इससे क्या है, संयुग्मी क्षार है। अगर ये संयुग्मी क्षार है तो ये क्या करेगा, H+ आयन को जल्दी से ग्रहण करके क्या बना लेगा, वापस ये बना लेगा, इसलिए क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का ये जो संयुग्मी क्षार है वो क्या है, प्रबल कहलाएगा, प्रबल, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो याद रखो दुर्बल अम्ल का हमेशा जो भी संयुग्मी रहेगा, या फिर दुर्बल का जो भी संयुग्मी रहता है, चाहे वो अम्ल रहे चाहे प्रबल रहे, वो हमेशा क्या, चाहे अम्ल रहे चाहे क्षार रहे, वो क्या रहेगा, हमेशा प्रबल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो यही चीज़ था, इसलिए मैं बताना चाहता था कि CH3COH क्या करेगा, दुर्बल है, मतलब ये H+ आयन जल्दी से नहीं त्यागना चाहता, इसी अवस्था में रहना चाहता है। तो अगर ये गलती से कभी H+ आयन त्याग भी देता है, तो इसका ये जो नेगेटिव आयन है वो H+ आयन को वापस लेकर वापस इसमें बन जाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, जल्दी से ग्रहण कर लिए किसको, H+ आयन को, इसलिए क्या है, क्षार है, और जल्दी से ग्रहण किया है इसलिए प्रबल है। और ये H+ आयन को त्याग रहा है, लेकिन मतलब धीरे से त्याग रहा है, जल्दी से नहीं त्याग पा रहा है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, वही चीज है।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है इसका। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, अम्ल तथा क्षार के आयनन स्थिरांक का मान। अम्ल एवं क्षार के, इसको लिख लो, अम्ल एवं क्षार के आयनन स्थिरांक का मान उच्च होने पर उनकी प्रबलता भी अधिक होती है। ठीक है, आयनन स्थिरांक क्या को बोलते हैं? के को बोलते हैं, है ना। अगर ये एसिड के लिए है, मतलब अम्ल के लिए है, तो के ए होगा। अगर क्षार के लिए है तो के बी होगा, बेस। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, कहाँ गया? CH3COH के लिए, CH3COOH के लिए Ka का मान होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और HF के लिए होता है Ka का मान 6.7 10⁻⁴। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ए का मान किस लिए बड़ा हो रहा है? HF लिए। इसलिए HF क्या है? ज्यादा एसिड है किसके कंपेयर में? इसके अंदर, मतलब ये प्रबल है और ये दुर्बल है। ठीक है, तो ब्रांस्टेड क्लोरीन की विशेषताएं क्या थी? यही चीज थी। ठीक है, ब्रांस्टेड क्लोरीन ने क्या क्या विशेषता बता दी? ये जलीय विलयन के बाहर के यौगिकों का भी कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, वो बता दिया। सेकेंड चीज वो ये बता दिया कि एसिड में भी कौन प्रबल एसिड है और कौन दुर्बल एसिड है। ठीक है, या फिर क्षार में कौन प्रबल क्षार है और कौन दुर्बल क्षार है। और नेक्स्ट क्या बता दिया? संयुग्मित क्षार और संयुग्मित अम्ल का सिद्धांत लाया। उन्होंने ये बताया कि जो अम्ल है वो आयन में कन्वर्ट होता है, H+ आयन देकर या फिर H+ आयन ग्रहण करके अम्ल और क्षार क्या करेंगे? आयन में कन्वर्ट होंगे। तो उन लोग भी क्या करते हैं? कभी ना कभी क्षार की भांति या फिर अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे, मतलब कभी ना कभी H+ आयन देंगे, H+ आयन लेंगे, लेकिन क्या रहता है? उनकी प्रॉपर्टी दुर्बल होती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज था, संयुग्मित अम्ल और संयुग्मित क्षार का सिद्धांत। ठीक है, तो सुमिता रहो। अब इनका सीमाएं क्या आ गई थी? ब्रांस्टेड क्लोरीन की सीमाएं क्या हो गई? इन्होंने कॉपर +2 आयन +3 आयन, कार्बन डाइऑक्साइड BF3, SnCl2, Cl4 और क्या आयरन, इसको बोला जाता है फेरिक। अगर आयरन में +3 है मतलब फेरिक, अगर +2 है तो फेरस, है ना, फेरिक। इनका अम्लीय व्यवहार को नहीं बता पाया, अम्लीय व्यवहार को हार की व्याख्या नहीं कर पाया। व्याख्या कैसे? व्याख्या नहीं कर पाया, ऐसा करके। ठीक है, ये इनका लिमिटेशन था। ठीक, तो अब जो बच गया उसको कौन बताएगा? लुईस, है ना, कौन बताएगा? लुईस। तो ये ब्रांस्टेड क्लोरीन के बाद कौन आता है? लुईस का सिद्धांत। अब यहीं पर आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लुईस का सिद्धांत। ठीक है, लुईस का सिद्धांत।
अगर किसी को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया होगा तो मैं अभी बता दूंगा क्या होता है। इनके अनुसार अम्ल क्या था, वे पदार्थ जो एल्पी या फिर एकाकी नहीं होना है ना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, है ना, लोन पेयर का एल्पी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वे पदार्थ जो एल्पी प्रदान करते हैं ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और क्षार में क्या बताया, वे पदार्थ जो एल्पी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अभी यहाँ इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, दान करते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो जो बचा खुचा कंपाउंड था जिसको ब्रांस्टिक्लोरीन में ईसा का आर्नियस तो वैसे भी नहीं सक रहा था, तो उसको कौन बता दिया, लुईस का सिद्धांत ने बता दिया कि ये अम्ल है और ये क्षार है करके। ठीक है, तो देखो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता क्या है उसको मैं बता दे रहा हूँ, है ना। कार्बन का ऑक्सीजन के लेता हूँ ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका क्या रहेगा 1s2 2s2 2p4, यही होता है ना। अगर ये नहीं आता होगा तो लोन पेयर नहीं समझ में आएगा। अब देखो जो कॉमा के बाद या फिर जो आउटर ऑर्बिट होता है, बाह्यतम कक्ष रहता है, इसी को बोलते हैं, यहाँ पर 2 है बाह्यतम कक्ष, उसमें जितने भी ऑर्बिटल रहेंगे उनका क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। S में क्या हो गया 2, ये 2s हो गया, और ये क्या हो गया 2p हो गया, 1 2 3 और ये 4, ऐसा कर। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है, -2, मतलब वो 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है, 2 के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर मान लो H2O में लेता हूँ, H2O की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा, ऐसा करके, और एक और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और क्या कर लेगा, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर पेयरिंग कर लेगा, ऐसा करके। तो देखो कोई किसी पदार्थ के बाह्यतम कक्ष में बंध बनाने के बाद, किसी एलिमेंट के बाह्यतम कक्ष में बंध बनाने के बाद उसी कक्ष में जितने पेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इनको नहीं लेना है ना, इनको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये बंध बनाने के बाद बोलो, बंध बनाने के बाद जितने पेयर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जितने युग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस चीज को माइंड में बैठा लेना। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 है लोन पेयर, इसी को। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मान लो मेरे पास एक H+ है, मान लो मेरे पास क्या है, एक H+, ये H2O क्या चाहता है, अपना H2O बन गया है, ये ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये क्या चाहता है, इसको अपने साथ जोड़ना चाहता है। तो ये क्या करेगा, अपने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, क्यों, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। अब इसके पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पहले इसके पास क्या था, प्रोटॉन था। तो देखो अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या बॉन्ड, सहसंयोगी बॉन्ड, और क्या बन जाएगा, H3O+। अब ये प्लस का सिंबल क्यों, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन था वो किसके पास चले गया, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गया, हाइड्रोजन के पास चले गया, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या हो गया, घाटा हो गया एक इलेक्ट्रॉन का। और जिसको घाटा होता है उसमें क्या, जो दान करते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसमें क्या चार्ज लगाते हैं, प्लस चार्ज लगाते हैं।
ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोला था कि जब मैं लुईस बताऊंगा तो मैं पूरा डिटेल से बता दूंगा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता क्या है और उसको कोई यूज करता है तो क्या होता है। अब दूसरा चीज NH3 में आते हैं। दूसरा चीज क्या में आते हैं? NH3 में नाइट्रोजन का साथ होता है 1H2, 2H2 और 2P3, ऐसा करते हैं। जो बाह्यतम कक्ष रहेगा उसका क्या बनाना है अपने को? ब्लॉक डायग्राम। तो ये 2s हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया, और ये क्या हो गया 2p, इनमें इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अब देखो NH3 बनने के लिए कितना हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देगा, पेयरिंग करवा लेगा, हो गया, बंद बन गया। एक तो और हाइड्रोजन यहाँ आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देकर पेयरिंग करवा लेगा, और एक तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन 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 3 बंद बन गए। तो फिर वही चीज, बंद बनने के बाद किसी एलिमेंट का बंद बनने के बाद उसी ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट मतलब कक्ष, उसी कक्ष में बचे हुए पेयर इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। तो मैं क्या पता चल गया मुझे कि नाइट्रोजन के पास कितना तो है? एक तो पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है? NH3 के पास ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर इसके पास कोई H+ आता है तो ये वही फिर क्या करेगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा? H+ को दे देगा। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो H+ में से प्लस चार्ज गायब हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? NH3 तो पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो 4, और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज क्या को इंडिकेट करता है? कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? हाइड्रोजन को बंद बनाने के लिए दिया है ना, पूरी तरीके से नहीं दिया है, बंद बनाने के लिए दिया है। तो बंद बनाने के लिए दिया भी, तो जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था वो घाटा तो हो गया ना उसको, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज लगाते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसी का होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या पता चल गया मुझे? इसमें क्या पता चल गया? अम्ल BF3, NH3 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, वो क्या करता है? BF3 को वो इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये क्या हो गया? क्षार कहलाता है, क्योंकि जो Lp दान करते हैं वो क्षार कहलाता है, और ये Lp ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? ये अम्ल कहलाता है। और ये क्या बॉन्ड बनाता है? NH3 BF3। ये बंद है ना, इसको छोटा सा बना दे रहा हूँ, या फिर इसको बड़ा बना दे रहा हूँ, और ये छोटा सा। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है इसको। तो ये क्या है? ये वाला अमोनिया ट्राई बोरॉन, अमोनिया बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ऐसा करते हैं, अमोनिया बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया? पूरा अम्ल क्षार सिद्धांत को समझने के लिए जितना प्रिंसिपल था है ना, वो क्लियर हो गया। ये क्या था? पूरा प्रिंसिपल था। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। आंकिक प्रश्न में क्या दिखेगा? अपने पास H+ आयन और OH- आयन के बेसिस पर कौन किसका अम्ल मतलब pH वैल्यू किसका ज़्यादा है, किसका कम है, या फिर कितना है, उसको गणना करना सीखेंगे अपन। ठीक है, तो H+ और OH- कौन सा सिद्धांत में सीखे थे अपन? आर्नियस के सिद्धांत में सीखे थे। तो जो भी आंकिक प्रश्न है वो किसका? आर्नियस के सिद्धांत का आंकिक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और इससे पिछले साल क्या 2000 CGF 16 और CGF 17 में भी क्वेश्चन आए हैं। इससे आते ही 8 नंबर तक लगभग आए हैं इससे। ठीक है, नहीं 6 नंबर तक मिलाकर। तो अब लुईस संयुग्मी क्षार, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी बेस, ये सब आना चाहिए।
ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, आंकिक प्रश्न। तो मैं वहाँ पर ये मान के चलूँगा कि पूरा सबको थ्योरी आ चुका है, क्लियर है। अगर कुछ होगा तो कमेंट करना, बताएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।